स्टूडेंट्स, तो आज आपकी बेटा नेक्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है। सही है, उसका पहले यूनिट है। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है भारत में के अंदर कौन कौन सी शिक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और प्रक्रियाएं कौन कौन सी, कैसे कैसा एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है स्कूल्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। सही है, और कौन कौन से तरीके से इन स्कूलों के अंदर जो है अलग अलग शिक्षा प्रणालियों को जो है चलाया जाता है या कैसी कैसी चीज़ों में शामिल होते हैं। तो अगर हम सिंपली भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी स्कूल्स होते हैं वो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। आपने सूचियों के बारे में पढ़ा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा। कुछ तरीके की सूचियाँ होती हैं, जैसे समवर्ती सूची होती है, मध्यवर्ती सूची होती है आपकी। सही है, तो 3 अलग अलग तरीके की सूचियाँ होती हैं। तो उनमें से समवर्ती सूची जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा को जो है इस सूची में रखा गया है। कहते हैं किसी भी स्तर की किसी भी स्तर पर कि जो स्तर की शिक्षा व्यवस्था करना जो है वो केंद्र और प्रांतीय सरकारों के को संयुक्त में जो है ये सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं। मीन्स जो सेंट्रल पावर्स होती हैं हमारी वो, और उसके साथ साथ जो हमारी स्टेट पावर होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो हमारी शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जैसे कि सीबीएसई है, सही है, एनसीईआरटी है, ये सारे भी अपने अपने योगदान देते हैं। अलग अलग तरीके से बताते हैं कौन सा टाइम में किस किस तरीके की जो है शिक्षा प्रणाली लानी चाहिए, जिससे बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखाया जा सकता है। इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें सिंपली, तो जो पीआरटी के स्कूल होते हैं जो 1st to 5th तक के हैं, उसमें कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, किस तरीके के टॉपिक्स ऐड होने चाहिए, सारी बातें भी जो हैं ये सब लोग ही मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये जो स्कूल होते हैं, सिंपली अगर हम बात करें तो स्कूल्स क्या होते हैं, एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर जाकर जो है बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। सिंपली हम ऐसा मान सकते हैं। और उसी से रिलेटेड अगर हम स्कूल्स के बारे में बात करें तो अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग तरीके के स्कूल होते हैं। जो सबसे जो पहला स्कूल होता है प्राथमिक विद्यालय कहलाया जाता है, जिसे प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। फिर होता है आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसे जो है अपर प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। फिर होता है माध्यमिक विद्यालय, जिसे सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। फिर होता है आपका उच्च या फिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसे हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। सही है, तो ये 4 प्रकार के स्कूल कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन सी शिक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। देखो, अगर स्कूल्स को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य अलग अलग लेवल पर आते हुए नजर आएंगे। सही है, तभी इनको हमने जो है अलग अलग लेवल पर डिवाइड करा है। अदरवाइज हमारा ऐसा कोई रोल नहीं कि हम शिक्षा प्रणाली को इतने अलग अलग लेवल्स पर स्कूल्स में डिवाइड कर सकें। तो अलग अलग उद्देश्य हैं, हर स्तर पर एक अलग उद्देश्य आ जाता है। हम बच्चे को एक अलग तरीके की चीज़ों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें जो हैं आपकी अलग अलग लेवल पर ही पढ़ाई जाती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में अब जो है पढ़ेंगे, किस तरीके के स्कूल किस तरीके की चीज़ों को जो है आगे फॉलो करते हैं, यानी कि कौन कौन सी प्रणालियों को बनाते हैं। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में सिंपली लिखा हुआ है कि लोअर प्राइमरी स्कूल, यानी कि जिनको हम प्राइमरी स्कूल के नाम से जानकर आ रहे हैं। तो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो आपके 1 से 5 तक के होते हैं। सही है, अपर प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं वो 6 to 8 के होते हैं। 6 to 8 तक की क्लासेस को पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें 6 to 10 तक की, और हायर सेकेंडरी में 10 to 12 तक की जो है एजुकेशन पॉलिसीज़ कंप्लीट कराई जाती है, यानी कि शिक्षा दी जाती है। अब अगर हम किसी प्राथमिक विद्यालय की बात करें, प्राथमिक विद्यालय कौन सा हो गया आपका, जिसमें आपका लोअर प्राइमरी स्कूल्स भी आ जाएंगे और अपर प्राइमरी स्कूल्स भी आ जाएंगे। सही है, इसी में अगर हम बात करें तो कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय 2 तरीके के होते हैं। सही है, 1 से 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है, उन्हें जो है निम्न प्राथमिक स्कूल कहा जाता है। जिनमें 6 से 8वीं तक की शिक्षा दी जाती है उनको जो है आपका जो है क्या नाम है, उन्हें जो है प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं। सही है, कह रहे हैं इस समय देश में अनेक प्रकार के प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। सही है, बहुत सारे जो है लोअर प्राइमरी स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, 1 से 5वीं तक के स्कूल्स तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। बहुत कम स्कूल्स मिलेंगे आपको 10 to 12 वाले। सही है, और वो 6 to 10 वाले जिन्हें सेकेंडरी स्कूल्स बोलते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल जो 6 से 12वीं तक की पढ़ाई करवाते हैं, ऐसे भी आपको जो है कम स्कूल्स नज़र आएंगे। तो ये तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स बनते हुए हैं। सही है, कुछ स्कूल्स जो हैं वो मान्यता प्राप्त भी कराते हैं, आपने ऐसा भी सुना होगा। कुछ स्कूल्स थे जहाँ पर पहले 1 से 5वीं तक का पढ़ाया जाता था, फिर वो 8वीं तक का हो गया। सही है, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि लिखते हैं कि हम 1 से 8वीं तक हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ पर केवल 5वीं तक होती है। तो ये अलग अलग जो है लेवल्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं देखिए। कह रहे हैं सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों तरीके के स्कूल्स मिल सकते हैं हमें जो है इन्हीं चारों लेवल में। कुछ सरकारी भी होंगे, कुछ गैर सरकारी भी होंगे, जिनको हम प्राइवेट स्कूल्स के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित और प्रांतीय सरकार के विभिन्न भागों द्वारा संचालित विद्यालय होते हैं। सही है, गैर सरकारी विद्यालय जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त, सही है, एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होते हैं, जिनको सरकारी रूप से जो है मान्यता तो मिली होती है, लेकिन वहाँ पर जो टीचर्स की और बच्चों को जो स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही दी जाती है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वो अपनी चीज़ों को चलाते हैं। कुछ होते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होता है उनका, रजिस्टर्ड होते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन उनके टीचर्स को या बच्चों के पास किसी भी तरीके की ऐसी किसी भी स्कीम वाली चीज़ें नहीं आती जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में आनी चाहिए।
एक होते हैं गैर मान्यता प्राप्त, जैसे कि प्ले वे स्कूल्स होते हैं, सही है। ज़रूरी नहीं है कोई प्ले वे स्कूल अगर आपने खोला है तो वो जो है सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो, बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ भी ये सारी चीज़ें चलाई जा सकती हैं। अब अगर हम बात करें माध्यमिक स्कूल यानी कि सेकेंडरी स्कूल, मतलब ऐसे स्कूल जहाँ पर 6 से लेके 10वीं तक की पढ़ाई की जाती है, सही है जी। तो माध्यमिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल्स में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं माध्यमिक स्कूलों को भी दो चीज़ों में बांटा जाता है, एक होता है आपका जो है माध्यमिक स्कूल और एक होता है उच्च माध्यमिक स्कूल, सही है। माध्यमिक स्कूल जिसमें 6 से 10 तक की पढ़ाई की जाती है और उच्च माध्यमिक जिनमें जो है 6 से 12वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है, सही है जी। ये वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय, अब केंद्र सरकार ने भी कुछ जो है माध्यमिक स्कूल निकाले हैं, तो दो तरीके के होते हैं, आपने सुना है बार बार, केवी होता है और जो है एनवीएस भी होता है। तो केंद्र विद्यालय वाले स्कूल्स हो गए आपके जो कक्षा 1 से 12वीं तक होते हैं, नवो विद्यालय स्कूल हो गए नवोदय विद्यालय वाले जो कि 6 से 12वीं तक होते हैं, ये एनवीएस वालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल हैं, ये केंद्र के प्रांतों पर और केंद्र द्वारा दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन स्कूल की अपनी जो है जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है वो केवल इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय में अंतर क्या क्या होता है। तो कह रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई है, क्योंकि उनका स्थानांतरण पूर्ण देश में होता रहता है, सही है। केंद्रीय विद्यालय वाले कहीं से भी कहीं पे भी उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप आगे जाकर एग्जाम्स भी दोगे केवी वगैरह का, एनवीएस का, सही है, एसकेवी का। तो कुछ तरीके के ये जो है विद्यालय होते हैं, इनमें कहीं से कहीं पर भी वो जो है पोस्टिंग की जा सकती है इनके कर्मचारियों की। एनवीएस में ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहे हैं नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो भी 6 से 12वीं तक की पढ़ाई करवाते हैं, सही है। ये 1 से 12वीं तक की नहीं कराते, ये बात आप ध्यान रखें, सही है। नेक्स्ट होता है आपका बेटा राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय। तो राज्य सरकार भी अपने कुछ विद्यालय चलाते हैं, जैसे कि राजकीय उच्चतम विद्यालय होता है, एक तो उच्चतम होता है, एक होता है उच्च विद्यालय। तो राष्ट्रीय उच्च विद्यालय यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स भी होते हैं। आप जिन स्कूल से पढ़कर आए होगे मोस्ट प्रोबेबली आपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी होगी। तो इसमें भी आपको पता ही है इनका संचालन केंद्र सरकार के थ्रू डायरेक्ट नहीं होता, केंद्र सरकार से राज्य सरकार लिंक होते हैं और राज्य सरकार ही इन स्कूलों का देखभाल और इनकी सैलरी वगैरह सारी चीज़ों को देखते हैं, सही है, वो ही देते हैं। अदरवाइज केंद्र सरकार का इस पर इतना रोल नहीं होता, जिला अधिकारियों को होता है, शिक्षा अधिकारियाँ यहाँ पर आके पोस्टिंग हो सकती है, सही है। ये वाली चीज़ होती है इनमें, सही है जी। तो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय भी होते हैं, सही है, अनुदान प्राप्त विद्यालय भी होते हैं जिन्हें एडिड स्कूल कहा जाता है। तो एडिड स्कूल के बारे में थोड़ा सा आप देख लो कौन कौन से होते हैं गैर सरकारी में। तो एडिड स्कूल जो होते हैं, कह रहे हैं अनुदान प्राप्त विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें किसी निजी संस्था या फिर व्यक्ति द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इनका जो है प्रशासन के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, ये सरकार से जो है निर्धारित होते हैं, एडिड होते हैं। सरकार के नियम भी चलते हैं यहाँ पर और किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के नियम भी यहाँ पर चले जा सकते हैं। फिर होते हैं अनुदान रहित विद्यालय जो एडिड नहीं होते, सही है। तो इनमें जो है अगर हम बात करें अनुदान प्राप्त नहीं होता, सही है। विद्यालय की प्रबंध जो है संस्था किसी सोसाइटी या किसी के हाथों में होती है, उसी के नियम अनुसार ये सारी चीज़ें चली रहती हैं, सही है। पंजीकृत संस्था हो सकती है इनके पास कोई सी, और मान्यता रहित विद्यालय जो कि किसी भी तरीके से जो है रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आपका वो है कि ये बताओ कि शिक्षा अधिकारियों की भूमिका क्या क्या होती है, सही है। कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा में अपनी भूमिकाओं के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि शिक्षक के अधिकारी जिन्हें हम बेसिकली बोलेंगे, उनका क्या रोल है, किस तरीके का रोल होता है। तो कह रहे हैं केंद्रीय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों की भूमिका का उत्तरदायित्व किस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है केंद्र स्तर पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शिक्षा विभाग बनाए जाते हैं अलग अलग, हमें पता है। कह रहे हैं शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है जिसका पूर्ण नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्री के हाथों में होता है। शिक्षा और सांस्कृतिक उपमंत्री उनकी सहायता करते हैं। सचिवालय का नेतृत्व जो है शिक्षा सचिव और विभिन्न ब्यूरो, विभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों द्वारा संगठित किया जाता है। देखो ऐसा नहीं है केवल सीबीएसई एनसीईआरटी ये बना दिया है, यही सारी जो है नीतियाँ और प्रणालियों को बनाते हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं और विभाग होते हैं जिसके थ्रू जो है स्कूल्स को चलाया जाता है, यानी कि स्कूल्स का जो है संचालन किया जाता है। कह रहे हैं इन विद्यालयों का अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा आयुक्त होता है, सही है जी, ये बात आप ध्यान रखें। ऐसे राज्य स्तर पर भी होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा है शिक्षा मंत्री के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो जैसे शिक्षा नीति को निर्धारण करना, सही है, राज्यों की शिक्षा पद्धति पर नेतृत्व करना, देखना कि राज्य जो है केंद्र से अलग तो पॉलिसीज़ नहीं बना रहे। जैसे अभी आप आजकल सुन रहे हो कि केजरीवाल जो है अपना अलग बोर्ड लेकर आ रहा है, तो अलग बोर्ड है, अलग तरीके की पढ़ाइयाँ होंगी, अलग तरीके की बुक्स वगैरह होंगी। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है शिक्षा मंत्री की नज़र होती है। शिक्षा मंत्री जैसे हमारा पोखरियाल है, आपको पता ही है। कह रहे हैं शिक्षा से संबंधित विषयों पर पूछे गए प्रश्नों को विधानमंडल के समक्ष जो है उत्तर देना, सही है। जितनी भी समस्या आ रही है उनका समाधान करना, शिक्षा से रिलेटेड निजी प्रबंध वगैरह कराना, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं के हाथों में होती हैं। ये आपको पढ़ना नहीं है कि शिक्षा आयुक्त की क्या भूमिका होती है और शिक्षक निदेशक की भूमिका क्या होती है, सही है। आपको केवल यहाँ तक पढ़ना
जानना था कि शिक्षक मंत्री की भूमिका क्या क्या होती है, कैसे कैसे लोग किस किस तरीके से अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। अब बात करते हैं समर्थन। सही है जी, अब बात करते हैं हम यहाँ पर समर्थन, संगठन और स्कूल के बीच में संबंध। सही है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समर्थन संगठन क्या कहलाया जाता है। सही है, जिनका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यालय के कार्यों को सफल बनाना। सही है, उन्हें समर्थन संगठन के नाम से जाना जाता है। ये कोई भी हो सकते हैं, ये पेरेंट्स टीचर सपोर्ट हो सकता है, ये नॉन ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो सकता है, ये किसी पर्सनल्स का, ग्रुप्स का सपोर्ट हो सकता है। जैसे आपको पता है कि पीटीआई मेंबर बनाया जाता है आपके पेरेंट्स को, तो ये जो पीटीआई मेंबर होते हैं वो इसी तरीके से स्कूल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। सही है, कह रहे हैं सामुदायिक संगठन हो सकते हैं, अभिभावक अध्यापक समर्थन संगठन हो सकते हैं और गैर सरकारी संगठन भी यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल सकता है। कह रहे हैं ये सारे जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर जो है अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। जैसे कह रहे हैं पीटीएन ने कहा कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के स्कूल उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशिष्ट कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उनकी जो है प्राचीन उपलब्धियों को सुरक्षित रखना और भविष्य को निश्चित करना। सही है, ये स्कूलों के द्वारा ही राष्ट्र उन स्थायी शक्तियों के सचेत करता रहता है जिनसे उनके जीवन के आंदोलन की जो है प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगर हम बात करें तो कह रहे हैं लोगों का स्कूल लोगों की आवश्यकता और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है पॉलिसीज़ ऐसी कौन सी चला रहे हैं, बंगाल के स्कूल्स की चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूल्स की चला रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या उनसे थोड़ी सी अलग हैं। तो स्कूल्स में वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए जो कि लोगों के निर्धारित हो, लोगों के अंदर हो। तो इसी तरीके का जो है स्कूल और समुदायों के बीच में जो है संबंध महत्व रखता है। और ये जो संबंध का महत्व होता है, सबसे पहला महत्व यही होता है कि केवल ऐसा नहीं है कि पुस्तकें ज्ञान ज़रूरी होता है, बच्चों को हर तरीके का ज्ञान और वातावरण मिलना चाहिए। और स्कूल्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि वहीं के लोग जो है डिस्कस करके उनको ठीक कर सकते हैं। सही है, विद्यालय के कुछ बाहरी कार्य भी होते हैं जो कि समाज की सहायता से ही पूरे हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। आपको पता भी है बहुत सारे फंक्शंस में भी जो पीटीआई मेंबर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनके साथ जो है क्या नाम है फंक्शंस वगैरह को सेलिब्रेट करवाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को सेलिब्रेट कराया जाता है, अदरवाइज सेलिब्रेशन नहीं किया जाता। ये वाली चीज़ें भी आपको बेटा देखनी पड़ेंगी। सही है, उसके साथ साथ अगर हम सिंपली बात करें तो विद्यालय और समुदाय के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, तो वो हम अभी पढ़कर आए कि विद्यालय समुदाय द्वारा स्थापित संस्थाएं होती हैं। ऐसे सही है, किसी जो है पर्टिकुलर समुदाय ने ही विद्यालयों को बनाया होगा और उनको बनाए रखने में विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तकीय शिक्षा के अलावा भी बाकी सारी शिक्षाओं में भी समाज का काफ़ी रोल होता है। सही है, जीवन का उद्देश्य सिखाने में भी समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग जो है देखे कह रहे समुदाय का विद्यालय पर बहुत प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक प्रभाव होता है, राजनीतिक प्रभाव होता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो जिस कम्युनिटी के साथ हम लिंक कर रहे होंगे उस कम्युनिटी में किस तरीके की संस्कृति है वही बच्चों को दी जाती है, कल्चर चीज़ वहीं आती है। सही है, पॉलिटिकल चीज़ें भी वहीं पर आती हैं, अनुशासन है, प्रशासन है, कौन सी चीज़ें हैं, कैसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी केवी स्कूल में चले जाओ, किसी आप सेंट मॉरल स्कूल में चले जाओ जो कि क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। सही है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि प्रभाव पड़ता चला जाता है। कह रहे विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संस्कृति की सुरक्षा और उनका विकास होता है ना। विद्यालय की वजह से विद्यालयों में तो हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है। अब एक बात बताओ, आप किसी भी विद्यालय में हो आपको सिखाया जाता है ना कि बसंत पंचमी कब है। सही है, महाभारत का अपना क्या महत्व है, रामायण के बारे में भी चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ कल्चरल स्टोरीज वगैरह भी आपको सुनाई जाती हैं, तभी जाकर आप ये सारी चीज़ों को जो है संभाल पाते हैं, समझ पाते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कह रहे हैं विद्यालय और समुदाय के संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो उनको नज़दीक लाकर ही सुधार सकते हैं हमें ना। ऐतिहासिक स्थानों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा ये भौगोलिक स्थलों का उपयोग करना चाहिए, प्रशासन संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए, अलग अलग चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिसकी वजह से विद्यालय और समुदाय आपस में लिंक रहें, किसी न किसी तरीके से वो जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि वो जुड़ ना पाएँ और चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती चली जाएँ, क्योंकि समुदाय का अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी विद्यालय को लेकर। जिस कम्युनिटी से जिस चीज़ों से बिलोंग कर रहे हैं उसी तरीके का स्कूल एनवायरनमेंट मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका। अब देखो कोलैबोरेशन से क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यालय का जो है वह समुदाय की सहायता की आवश्यकता क्या होती है। सही है, समुदाय की सहायता क्या चाहिए तो ज़रूरी होता है, नीड्स क्या होते हैं स्कूल और कम्युनिटी कोलैबोरेशन से। इससे शिक्षा अच्छी हो सकती है, चिकित्सा मिल सकती है, मेडिसिन मिल सकती है, आर्थिक क्षेत्र अच्छा सुधर सकता है और मनोरंजन भी हो सकता है। सही है, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं अगर समुदाय और स्कूल्स आपस में कोलैबोरेट कर लें, यानी कि एक दूसरे से मिल जाएँ, तो आसपास की चीज़ें भी स्कूल्स के अंदर जो हैं देखने को मिलती हैं। सही है, ये वाली चीज़ें आपकी, ये टॉपिक्स आपको बेटा आज कवर करने हैं सारे के सारे। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा, ये है डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट होम स्कूल पार्टनरशिप। सही है जी, होम स्कूल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, परिवार विद्यालय सहभागिता का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं विद्यालय व परिवार में सहयोग किस तरीके से बनाए रखा जा सकता है। कह रहे हैं इसका अर्थ है कि शैक्षिक कार्य करने में विद्यालय
परिवार के साथ सहयोग करें और परिवार विद्यालय के साथ सहयोग करे। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि कुछ उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। जैसे घर व विद्यालय के सहयोग में विधायक की भूमिका भी होती है अलग अलग तरीके से। सही है, घर व विद्यालय के सहयोग में परिवार की अपनी भूमिका भी होती है। दोनों अपनी अपनी रोल प्ले करते हैं। स्कूल का रोल होता है होम स्कूल पार्टनरशिप में, और फैमिली का भी रोल होता है। किस तरीके का रोल होता है? जैसे मान लो घर व विद्यालय सहयोग किस तरीके से, विद्यालय किस तरीके की भूमिका बनाता है, तो अभिभावक दिवस बनाते हैं। सही है, टीचर्स डे भी मनाया जाता है, वो पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। सही है जी। दूसरा क्या होता है, अध्यापक अभिभावक संघ बना सकते हैं, पीटीए मेंबर बना सकते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने के लिए। सही है, जो है अभिभावक संपर्क भी हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा, बच्चों की डायरी का उपयोग करते हैं इसी तरीके से। सही है, तो मतलब सिंपली आपको इसमें ये बताना है किस तरीके से जो विद्यालय है वो पेरेंट्स के साथ जुड़ पाता है बच्चों के। तो सबसे ज़्यादा तो डेली डायरी के थ्रू ही जुड़ पाता है। जो बच्चों की डायरीज होती हैं उसमें जो होमवर्क वगैरह लिखा होता है उससे विद्यालय जो है पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ पाता है। उसके बाद उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, उनको स्कूल में बुला सकते हैं, उनके लिए कोई दिवस मना सकते हैं, फेस्टिवल्स में उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो कभी भी एनुअल डे वगैरह का फंक्शन होता है तो आपके पेरेंट्स जो इन्वाइटेड होते हैं बहुत सारी जगहों पर, ये आपने देखा ही होगा। इसी तरीके से अब देखो पेरेंट्स का किस तरीके से रोल होता है। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सही है, उनकी शिक्षा में रुचि ले सकते हैं। सही है, आवश्यकताओं को पूरी करें, अध्यापकों के साथ संपर्क में रहें, स्कूल डायरी को रोज़ाना चेक करें। सही है, गतिविधियों में शामिल हों, अगर स्कूल में बुलाया जा रहा है टाइम टू टाइम जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल जाएँ, अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है जज करें। अगर कोई ऐसी जो है बात प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि उन बच्चों को फेस करने के लिए मिल रही है तो स्कूल में जाकर शिकायत करें, उस शिकायत का दोबारा देखें कि रिस्पॉन्स किस तरीके का कैसे आ रहा है। तो मतलब ओवरऑल पेरेंट जब अपने बच्चे की एकेडमिक चीज़ों में ध्यान लगाने लगता है तो हम कहते हैं कि ये रोल जो है वो उसका फैमिली का रोल कराया था उसके विद्यालय को समीप लाने के लिए। तो इतना आप जब कंप्लीट करोगे बेटा, सही है, विद्यालय परिवार वाला इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है, ये आपको पढ़ना है स्कूल कितने तरीके के और किस तरीके के होते हैं, इससे आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट कराएंगे। उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताऊंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका।